स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वप्रथम पाठशाला में आपका स्वागत। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा वाइड बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है ये हमारा। अब देखिए, इस टॉपिक में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वाज बीइंग मेड, how the drafting committee was made, how many sittings they have taken, किसने क्या रोल प्ले किया, किसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन हेड था, और डिफरेंट कमिटीज थी, इंस्पिरेशंस हमारे क्या रहे, ये सारा डिटेल हम जो है इस टॉपिक में ले रहे हैं। और ये टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन का ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर गवर्नमेंट एग्जाम, हर एंट्रेंस एग्जाम में कवर होता है। I hope that you people will listen it very carefully, make notes of it and start कर रहे हैं अब हम इसको। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाती है। जब डिसाइड हुआ कि इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तो उसके बाद सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी हमारे पास अपने नियम कायदे कानून की, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी ना, इनिशियली उसमें कंपोज किए गए थे 389 मेंबर्स। कितने? 389 मेंबर्स। 292 मेंबर्स इलेक्ट किए गए थ्रू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी हमारे पास ऑलरेडी, उनमें से 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे, 4 रिप्रेजेंटेटिव थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से। उसके बाद मेंबर्स जो चूज किए गए वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से हुए एज पर द कैबिनेट मिशन रिकमेंडेशन। अब कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसके बेस पे ये काम शुरू किया गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली सेशन जो रही वो 9 दिसंबर 1946। ध्यान रखिएगा, तब तक नेहरू देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जा चुके थे, ऑलरेडी नियुक्त किए जा चुके थे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट हॉल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, जिसे संविधान सभा बोला गया, वहां ये पहली मीटिंग हुई। सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रिसाइड किया, एंटरिम प्रेसिडेंट, और बाद में जो फुल टाइम प्रेसिडेंट बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, जो बाद में हमारे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद बनाए। दिसंबर 11, 1946 को उन्हें बनाया गया था। इसके बाद आता है पोस्ट पार्टीशन चेंजेस। अब देखिए, सबसे पहला शब्द आपके पास आता है माउंटबेटन प्लान। अब ये जो माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, इनके बारे में आप जानते होंगे, मैं ज्यादा डिटेल से तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बस इतना बता दूं, साउथ एशिया ये देखा करते थे। जापान से वार जब हुई तो उस समय इंचार्ज माउंटबेटन हुआ करते थे। उसके बाद उन्हें इंडिया दिया गया था। माउंटबेटन के कुछ हिडन एजेंडा थे, उन पे हम बात बाद में कभी किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन माउंटबेटन प्लान क्या था? ब्लूप्रिंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ब्लूप्रिंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये माउंटबेटन का प्लान था। तभी आपको इसको हमने एरा दिया हुआ पोस्ट पार्टीशन चेंजेस। इट वाज दिस प्लान वाज जून 3, 1947। जून 3, 1947 कहता है, यहां से इन्होंने लीड किया, क्रिएट किए 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फॉर पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव दिए गए दोनों, कुछ प्रोविंसेस के, जो बाद में भी हमारे पास रहे। उसके बाद असेंबली ऑफ मेंबरशिप वाज सब्सिक्वेंटली रिड्यूस्ड टू 299। जो 300 प्लस हुआ करते थे वो 299 पार्टीशन के बाद रह गए। अब देखिए, सीट्स में बात करें हम नॉमिनेशन की। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आते ही सबसे पहला नाम हमारे माइंड में आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आपको जान के आश्चर्य होगा, अंबेडकर जी जब इनिशियली कॉन्टेस्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बॉम्बे से, प्रेसिडेंसी से, तो वो हार जाते हैं। वो लड़ते हैं मिस्टर जयकर के अगेंस्ट और वो हार जाते हैं। अब हारने में किसका योगदान था, क्या नहीं था, अगर मैं उसमें जाऊंगा तो आप कहेंगे कि भाई पॉलिटिक्स कर रहा, तो मैं वो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो हरा दिए जाते हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं वो
फिर भी आ जाते हैं, बैकडोर एंट्री होती है और वो एंट्री होती है बंगाल के थ्रू। बंगाल के थ्रू वो आते हैं, बंगाल से इलेक्ट होकर के आते हैं, ठीक है। और he was elected to the assembly from Bengal but lost his seat after the partition। अब यहां एक और देखिए, अंबेडकर जी को फिर दोबारा से हारना पड़ जाता है। उसके पीछे भी कोई व्यक्ति था, वो भी आप बाद में देख लीजिएगा कौन था। हाउएवर कांग्रेस पार्टी उन्हें फिर नॉमिनेट करती है और उसके बाद जब फर्स्ट इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन, उन्हें फिर हरवा दिया जाता है। चलिए उसे छोड़ते हैं। Out of 299 members of the assembly, 229 were elected from 12 provinces of India। पहले इंडिया प्रोविंसेस में डिवाइड था। 70 were from nominated and from 29 princely states। अब देखिए नॉमिनेशन एंड सीट्स की बात कर रहे हैं। अम्बेडकर जो थे ये तो हो जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला आता है वुमेन। टोटल हमारे पास कितनी वुमेन थी भाई 299 में? 15 वुमेन वर देयर एट दैट टाइम, जिसमें नोटेड 3 बहुत प्रोमिनेंट वुमेन थी। तीनों का आप इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल देख सकते हैं। सरोजिनी नायडू, दूसरा आपका आता है सुचेता कृपलानी और तीसरा राजकुमारी अमृत कौर। तीनों बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती हैं इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। ये वुमेन जो है इक्वल राइट्स की बात करती हैं, टाइमली अहेड थी अपने उस टाइम के अंदर। देन इसके बाद हमारे पास आती है पहली मीटिंग, फर्स्ट प्रोसीडिंग। पहली प्रोसीडिंग कोई भी किसी भी कमेटी या किसी भी सभा की होती है तो सबसे पहला काम होता है ओथ दिलवाना। तो सबसे पहली शुरुआत जो होती है सिंगिंग ऑफ द वंदे मातरम। वंदे मातरम 9 दिसंबर 1946 से सेशन शुरू होता है और इंडिया की स्ट्रगल जो थी उसको पता चलता है। फिर आती है सुचेता आचार्य कृपलानी, यानी कृपलानी जी जो एक बड़े सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंडिपेंडेंस के अंदर। उन्होंने एक इनॉग्रल स्पीच दी, सारे मेंबर्स को वेलकम किया, इंपॉर्टेंस बताया डाइवर्सिटी का। फर्स्ट डे जो है उसके अंदर करीब 207 मेंबर्स आते हैं जो अपने अपने क्रेडेंशियल्स और साइनिंग्स अपने फॉर्मली एक मेंबर बनते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उसके बाद सबसे पहला आता है अडॉप्टेशन ऑफ फ्लैग। देखिए देश आजाद होगा तो बिना झंडे के आजादी नहीं पॉसिबल है। तो पहले जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज जैसे हमारा रहता है हमारे साथ, वो मिला हमें 22 जुलाई 1947, क्योंकि 15 अगस्त को जब तक झंडा अडॉप्ट ही नहीं करते तब तक हम झंडा फहराते कैसे। तो वो आता है, इसकी डिजाइनिंग पिंगले जी ने की थी, जो कि जनरली शायद ही लोग इसे याद रखते हैं। कहते हैं फ्लैग जो है हमारा, अब देखिए जो शब्द आ रहा है, ये जो शब्द है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये शब्द है डोमिनियन। डोमिनियन, इसके बारे में बताइए। डोमिनियन ऑफ इंडिया का मीनिंग था कि हम लोग अभी भी ब्रिटिशर्स से फुली इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, हम उनकी मोनार्की के अंडर रहते थे। हमारी जो गवर्नमेंट थी वो सेल्फ गवर्नमेंट थी, लेकिन जितने भी बड़े डिसीजंस लिए जाते थे या फिर हमारा हेड ऑफ स्टेट जो होते थे वो मोनार्क ऑफ ब्रिटिश होते थे। अब देखिए बहुत क्लियर पॉइंट है। ये जो एरा था ना 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी, बल्कि मैं कहूंगा 25 जनवरी 1950 तक का, ये एरा कहने को तो इंडिपेंडेंट है बट एक्चुअल अगर डॉक्यूमेंट देखे जाएं, कागज देखे जाएं, तो वी वर जस्ट डोमिनियन। इंडिया एंड पाकिस्तान, टू डोमिनियंस ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ ब्रिटिश वर बॉर्न। दिस हैज बीन रिटन। न्यूज़पेपर्स जो ब्रिटेन के थे उनमें भी ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में यही हेडलाइंस थी। कहीं मेंशन नहीं था कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई, बट हमें जो पढ़ाया गया वो कुछ ऐसा पढ़ाया गया। इंडिपेंडेंट तो हम जाकर के वास्तव में 26 जनवरी 1950 को हुए, जब हम पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, यहां जानना बड़ा जरूरी होता है। ये जो पीरियड रहा, एक्चुअल इंडिपेंडेंस से हम बहुत दूर थे। इसके बाद अडॉप्ट जो हमने सिंबल फ्लैग किया, उसके अंदर जो कलर्स थे सब अपने अपने तरीके से इसे एक्सप्लेन करते हैं। जो रियल रीजन थे, सैफरन सिंबलाइजेस स्ट्रेंथ, व्हाइट denotes peace, and dharma chakra along with green fertility and growth। ये कलर्स बहुत क्लियर हैं।
इनके सिंबलाइजेशन बिल्कुल क्लियर है, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। देन अब आइए ट्रांजिशनल असेंबली की बात करें तो ऑन द नाइट ऑफ 14 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले कन्वीन की जाती है। उसके बाद यहाँ पर इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में चेंज किया जाता है फ्रॉम द डे ऑफ 15 अगस्त 1947। उसके बाद शिफ्टिंग की जाती है। फाइनल स्टेप होता है, अब कॉलोनियल रूल से बाहर निकलने की तैयारी शुरू होती है, क्योंकि अब हम अपने इंडिपेंडेंट नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे थे। अब यहां रोल प्ले करते हैं कमेटीज, डिफरेंट कमेटीज थी, अलग अलग कमेटीज क्या क्या रोल प्ले कर रही हैं, हमें केवल एक कमेटी बताई जाती है, वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उसके लीगल एडवाइजर थे सर बी एन राव। बी एन राव प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। अगर अब एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले के सोशल ट्रेंडिंग देखें तो बी एन राव का बहुत जिक्र किया गया है। उनके क्रेडेंशियल्स, उनकी नॉलेज, उनकी एक्सपर्टाइज कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहां राजेंद्र प्रसाद चेयर करते हैं बहुत सारी कमेटीज को, जो पहली रूल्स प्रोसीजर सेटअप करने की है, स्टेयरिंग की, फाइनेंस की, स्टाफ की और नेशनल फ्लैग, इन सारी कमेटी के हेड थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हमारे पास अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, जो कि क्रेडेंशियल कमेटी के हेड थे। फिर बी पत्ता भी सीतारमैया चेयर थे हमारे हाउस कमेटी के मुंशी ने हेड किया था ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। जीवी मालवंकर ने हेड किया था कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये अलग अलग कमेटीज को हेड अलग अलग लोग कर रहे थे। उसके बाद अंबेडकर जी का विजन आता है ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ। एज आई टोल्ड यू, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी सबसे पहले, उसके मेन इंपॉर्टेंट रोल ड्राफ्टिंग कमेटी का रहा, अंबेडकर रहे। अंबेडकर ने इंट्रोड्यूस फाइनल ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नवंबर 4, 1948 को फॉर इट्स फर्स्ट रीडिंग। फाइनल ड्राफ्ट की पहली रीडिंग। ओरिजिनल ड्राफ्ट बी एन राव ने अक्टूबर 1947 को दिया, उसकी फाइनल रीडिंग नवंबर 1948 को अंबेडकर जी ने दी। उसके बाद असेंबली ने डिस्कशंस किए, 5 दिन तक दिन रात डिस्कशन रहे और नवंबर 9 को इसको कंक्लूड कर दिया गया 1948 में। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी इलेक्ट जो हुई, बेसिकली वो हुई थी अगस्त 29, 47 में। कमेटी ने 140, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा सब, 141 डेज लगाए कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अभी ड्राफ्टिंग हो रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली कंटेंट 315 आर्टिकल्स, इनिशियली बात कर रहा हूं, टोटल नहीं कह रहा, और 8 सब शेड्यूल्स दिए उन्होंने डेलिब्रेशन से पहले। उसके बाद इसमें बहुत चेंजेस आए। अब 165 असेंबलीज हुई टोटल इसके फाइनल ड्राफ्टिंग से पहले। 165 डेज, 114 स्पेसिफिकली डिवोटेड डिस्कशंस टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल ड्राफ्टिंग के बीच में 7,635 अमेंडमेंट्स मूव किए गए थे ड्राफ्टिंग कमीशन के सामने। इसके बाद इनमें से 2,473 मूव होते हैं। फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूशन लिया जाता है तो 395 आर्टिकल्स लिए जाते हैं, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल के अंदर। ये फाइनल पार्ट है, दिस एंड दिस, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तो उसमें ये चीजें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। एट द टाइम ऑफ अडॉप्टेशन इट वाज वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अब इसके बाद मैं अगर इसकी बात करूं तो इसमें 1-2 चीजें और आएंगी, लेकिन उससे पहले जब ये अडॉप्ट हो गया 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद इसका पहला अमेंडमेंट जो है वो आता है कब, आपको पता है? इट वाज ब्रॉट इन 1951। हमारी असेंबली जब इलेक्शन हो जाते हैं, जनरल इलेक्शन के बाद नेहरू जी लेके आते हैं, और सबसे पहले जो चीज को काबू किया जाता है वो क्या चीज काबू की जाती है?
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आज की तारीख में शोर मचाते रहते हैं, तो सबसे पहला काम ही यही किया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल कर दिया जाए। नेहरू जी का सबसे पहला काम ही ये हुआ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल कर दिया जाए। शुरुआत ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की इससे की थी। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। फाइनल सेशन जब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, फाइनल मीटिंग 26 जनवरी से पहले 24 जनवरी को होती है। 24 जनवरी 1950 को 284 मेंबर्स वर देयर, वो उसे साइन करते हैं। अंततः जनगण मन ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है नेशनल एंथम। बात की जा रही थी वंदे मातरम को करने की, लेकिन नेहरू जी का विरोध रहा और कुछ अन्य सदस्यों का विरोध रहा, तो अल्टीमेटली जनगण मन को लिया जाता है। उसके बाद ड्यूरिंग द सेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज नेम्ड एट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट जर्नी की बात करें तो असेंबली जो है ना 2 साल 11 महीने 17 दिन लेती है, 2 years 11 month and 11 days टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। असेंबली जो है टोटल 11 सेशंस लगाते हैं ड्राफ्टिंग पीरियड में। जब ये ड्राफ्टिंग का काम हो रहा था तो बहुत लोग देखने आते थे इसको। विजिटर्स करीब 53,000 विजिटर्स ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से जो है काम चल रहा है, प्रोसीजर है, ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे काम कर रही है। एंड दे, अगर आप पुराने वाले पार्लियामेंट हॉल में गए हो तो यू कैन सी द विजिटर्स गैलरी ओवर देयर, नीचे भी थी ऊपर भी थी। आई हैव बीन प्रिविलेज्ड टू विजिट बोथ ऑफ आवर पार्लियामेंट्स, नई वाला सेंट्रल विस्टा भी जा चुका हूँ और पुरानी भी गया हुआ हूँ, तो आई हैव सीन दैट प्लेस ओवर देयर। तो एक अच्छी खासी जगह थी जहां लोगों को जाने का मौका मिलता था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अल्टीमेटली हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। अडॉप्ट कर लिया गया था लेकिन उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इट केम टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। अब यहां सेलिब्रेट हम करते हैं रिपब्लिक डे। अब देखिए यहां जो हमने पार्ट आपको दिए, इसके अंदर हम कुछ चीजें और बताना चाहेंगे आपको। इसके अंदर आगे और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हुए आती हैं। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक हुआ करता था जिसके नाम पर देश चलाते थे अंग्रेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का। इसमें फेडरल स्कीम थी, ऑफिस ऑफ गवर्नेंस था, जुडिशरी थी, प्रोविंस थी। यहां से हमने लिया कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, उसमें इंस्पिरेशन कहां कहां से ली, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यूएस से हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स लिए, जुडिशरी रिव्यू लिया, इम्पीचमेंट प्रोसीजर्स लिया प्रेसिडेंट का। उसके बाद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स एंड द मेथड ऑफ द इलेक्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट। अब उसके अलावा भी हमने कुछ अलग अलग देशों से, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ अच्छी अच्छी चीजें ली। जैसे हमने ब्रिटेन से लॉ मेकिंग ली, क्योंकि हम ब्रिटिश को फॉलो कर रहे थे तो ब्रिटेन से लॉ मेकिंग ली। उसके बाद हमने प्रेम्बल भी यूएस से, प्रेम्बल भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन का यूएस से लिया। देखिए प्रेम्बल को संविधान की आत्मा माना जाता है। और एक और चीज मानी जाती है, संविधान निर्माताओं ने हमारे डिसाइड किया था कि इस आत्मा को कोई नहीं छेड़ेगा। अभी हम आगे जाकर के बताएंगे कि इस आत्मा का कैसे खून किया गया। उसके बाद कनाडा से हमने फेडरलिज्म लिया। उसके बाद हमने आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया। जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी लिया। फ्रांस से हमने रिपब्लिकन सिस्टम लिया और इक्वालिटी की बात की। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमने को करंट लिस्ट ली। हम पे स्टेट लिस्ट थी, सेंट्रल लिस्ट थी और को करंट लिस्ट हमने ली कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। यानी हमने अलग अलग कंट्रीज के संविधानों से बेस्ट चीज जो हम ले सकते थे वो हमने ली। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले व्यक्ति का नाम था प्रेम बहादुर रायजादा। ही वाज अ जेम ऑफ ए पर्सन।
अगर इनकी फैमिली को देखे जाए तो इनके ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर तक सारे के सारे वन ऑफ द बेस्ट कैलीग्राफर कहलाए गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन माना गया, लगभग 90,000 वर्ड इनिशियली दिए गए, उसके बाद 1,17,000 वर्ड्स टोटल बने। प्रेम बहादुर रायजादा ने इसके लिए बहुत साल लगाए, बहुत टाइम लगाया, बहुत इंपोर्टेड पेन्स, उनकी निब, उसकी वायलेट्स बहुत यूज की गई, और कैलियोग्राफी का काम उन्होंने शुरू किया था नवंबर 28, 1949 को, और कंप्लीट किया जाके अप्रैल 1950 को। बहुत सुंदर राइटिंग में इंपोर्टेड पेपर्स आए थे, उन पे ये लिखे गए थे। ओरिजिनल कॉपी आज भी हीलियम प्रिजर्व करके कॉन्स्टिट्यूशन रखी है, और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पूरी जिम्मेदारी पार्लियामेंट के हाथ में आई और वो प्रिजर्व करके रखी गई। इसके बाद अगर देखें तो करीब 22 के करीब बड़ी सुंदर कलाकृतियां हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि गायब कर दी गई बाद के आने वाले टाइमों में। उनको बनाने वाले थे नंदलाल बोस। शांति निकेतन के बड़े गिफ्टेड आर्टिस्ट थे, बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने कलाकृतियां, आर्ट वर्क बनाई, करीब 22 आर्ट वर्क थे, और हर चीज का ड्यूटीज के लिए अलग, राइट्स के लिए अलग, अलग अलग पार्ट के इंडियन हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इवन अर्जुन को गीता का सार देते हुए राम राज्य की परिकल्पना, ये सारे इंस्क्रिप्शंस हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। अब देखिए, एज आई टोल्ड यू, इसे प्रिजर्व करके आज भी हमारी पार्लियामेंट में रखा हुआ है, स्टोर की हुई है ये सारी की सारी चीजें। प्रिजर्वेशन हमारी लॉन्गेविटी के लिए रखी गई है। 1950 के अंदर जब पार्लियामेंट सेक्रेटरीट ने टेक ओवर कर लिया तो सारी प्रिजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी आ गई। 1955 में सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून ने करीब 1000 ऑफसेट प्रिंट निकाले, 1000 ऑफसेट ओरिजिनल प्रिंट्स निकाले। इसके जो प्रोसीजर्स थे, करीब कॉपी 12 साल के मेटिकुलस एफर्ट्स के साथ में इसको बनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 हम लोग, देखिए यहां बहुत क्लियर मेंशन है, Dominion to a Republic on 26th of January 1950। मैं दोबारा इस वर्ड को बोल रहा हूं, डोमिनियन। बहुत क्लियरली हमारी हिस्ट्री में मेंशन है, बहुत क्लियरली हमारी हिस्ट्री में मेंशन है, वी वर डोमिनियन टिल 1950। 26 जनवरी 1950 तक हम लोग डोमिनियन थे। बट ये बात कोई बता के राजी नहीं था हमें। हम आजाद हुए लेकिन नाम के लिए, कागजों में भी हम आजाद नहीं थे। वी वर डोमिनियन एंड वी वर ओनली बीइंग एबल टू बी रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आया तब हम आजाद हुए। इससे पहले अगर हमें कोई अपॉइंटमेंट भी लेना होता था, अब जैसे सी राजगोपालाचार्य को गवर्नर जनरल बनाने के लिए प्रस्ताव दिया तो नेहरू जी को लेटर लिखना पड़ गया प्राइम मिनिस्टर एटली को, तब जाकर के वो बना पाए। वरना हमारी सेना के हेड भी जो एक ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे, जब हम आजाद हो गए तो हमारी सेना के हेड जो है ब्रिटिशर्स क्यों थे। ये कुछ हिडन फैक्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के, जो हमें बताए ही नहीं जाते। अब देखिए, इंडिपेंडेंस मिलेगा डेमोक्रेटिकली, अब हमने काम शुरू किया। डेमोक्रेसी, जनरल इलेक्शन हुए हमारे, हेल्ड बिटवीन 25 अक्टूबर 1991 से लेकर के 92 तक, फरवरी, 4-5 महीने इलेक्शन चलते हैं हमारे। अल्टीमेटली पहली चुनी हुई गवर्नमेंट आती है, वन वे ट्रैफिक होता है, और यहां इलेक्शंस के बाद हमें पता चलता है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हमें किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है। अब देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हुए हमें 4 नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहला नाम सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। लेकिन जब हम बात करें संविधान सभा के हेड की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लीगल एडवाइजर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में, BN राव, जिनके नाम को बिल्कुल उड़ा दिया गया।
लिखने वाले, कैलियोग्राफी करने वाले प्रेम बहादुर नारायण रायजादा, उनको बुला दिया गया। शांति निकेतन के जो क्राफ्ट इलस्ट्रेशंस बनाने वाले थे वो थे हमारे नंदलाल बोस, उनको गायब कर दिया गया। केवल एक ही नाम बचा। उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं इस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही बता रहा हूं, जैसा मैंने आपको बीच में बोला था। प्रेम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो संविधान की आत्मा बोली थी अंबेडकर जी ने। जिस समय इमरजेंसी लगी, देश में संविधान चल ही नहीं रहा था, फंडामेंटल राइट्स खत्म किए जा चुके थे, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट होता है। प्रेम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी 3 शब्द एंटर कर दिए जाते हैं और संविधान की आत्मा खत्म की जाती है और एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इतने अमेंडमेंट कर दिए जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता। तो दीज आर सर्टन फैक्ट्स, नॉट ओनली फैक्ट्स बल्कि हिडन फैक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक शब्द और इसमें जुड़ता है, मैग्मा कार्टा, मैग्मा कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर देखें तो पहले तो ये मैग्मा कार्टा, अगर देखिए जब बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जनरली अलग से पूछ लिए जाते हैं। ये एक टर्म है मैग्मा कार्टा, इट वाज रिलेटेड टू किंग जॉन ऑफ 12th सेंचुरी। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्मा कार्टा अगर पार्ट देखा जाए तो राइट्स ऑफ द सिटीजन, दैट इज कॉल्ड द मैग्मा कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये छोटी सी एक टर्म है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। होप करता हूं आप प्लीज इसको दूसरों को भी शेयर करें, जिससे आपको ये पता चले कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से मेकिंग रही, किन किन लोगों का योगदान रहा, किन किन लोगों ने क्या क्या किया। ये सारी इंफॉर्मेशन पीआईबी से ली गई है, कुछ भी इंफॉर्मेशन अनऑथेंटिक नहीं है, सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल इंफॉर्मेशंस आपको हमने दी हैं। अपनी तरफ से कोशिश की है कोई गलती ना हो, फिर भी हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी है। होप यू विल शेयर आवर वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको और भी आगे मिलते रहे। नमस्कार, जय हिंद।